नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तनुश्री ने चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी से खास चर्चा की है। इस चर्चा में उन्होंने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पीएम नरेंद्र मोदी के यात्रा के बारे में अपनी बातें रखी। इस चर्चा में क्या चैनल हेड ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बृजमोहन सिंह जी उपस्थित है। नमस्कार। धन्यवाद। हम आपसे कुछ मन की बातें करना चाहेंगे। आजकल हमारे देश में जो समस्याएं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में कुछ मन की बातें करना चाहेंगे। बृजमोहन सिंह जी, आप प्रधानमंत्री के साथ काफी यात्राएं कर चुके हैं, विदेश यात्राएं कर चुके हैं, तो अभी जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसा ये इतना बड़ा एक कदम उठाया, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, धन्यवाद। आपने मुझे आज इस मुद्दे को बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये सौभाग्य मुझे मिला और मैं उनको चुनिंदा पत्रकारों में से मुझे नहीं सौभाग्य मिलता है जो विदेश यात्रा करते हैं। और 2014 के बाद से, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो देश की जो स्थिति हमारी हुई है, जो देश की प्रगति हुई है, तो देश के, विश्व के, अगर हम बात करें ग्लोब के ऊपर, भारत का जो नक्शा, जो भारत की जो स्थिति, जो उसकी मजबूती हुई है, वो 2014 से पहले कभी नहीं हुई। और मैं 2014 के बाद से जितनी बार भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं यात्रा करने गया, मुझे एक अलग अनुभूति हुई है और वो अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई। मैं पहले भी विदेश यात्राएं कर चुका हूं, लेकिन मुझे उससे पहले कभी वो अनुभूति, वो गौरवान्वित अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई। जैसा कि आपने बोला, खास तौर से क्योंकि इस समय बात बहुत गंभीर मुद्दे की आपने की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपने मुझसे प्रश्न पूछा। देखिए, क्या कि ना, लोग अपने अलग अलग मतों की अपनी जानकारी रख रहे हैं। ट्रेनों में, बसों में, घरों में, मोहल्लों में, चौराहों में बड़ा आसान होता है आपको इस बात की चर्चा करना कि युद्ध रुक गया या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी पाकिस्तान को नहीं कब्जा किया। ये कोई फिल्म नहीं है कि वो सनी देओल गया और उन्होंने वहां से वो पंप उखाड़ा और वो वापस हिंदुस्तान आके चले गए। वो फिल्म है, ये देश है। हम कुछ भी करेंगे तो हमें अपने, सबसे पहले देखना है कि हमें अपने लोगों को बचाना है। हम किसी के घर पे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन ये देखना है कोई हमारे घर में ईंटा ना मार दे। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लोग बातें करते हैं कि 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि उस समय की भौगोलिक स्थितियां अलग थी। बिल्कुल सही। पिछले सोमवार को आपका दिन बहुत ठंडा हो सकता है, आज कितनी गर्मी हो रही है आपको, हमें सब दोनों को पसीना आ रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी भी चल रहा है। तो परिस्थितियां, समय, सब कुछ देखना पड़ता है और ये है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो इस देश के लिए, वो अपने आप को हम कह सकते हैं कि उस देश के सबसे ज्यादा लोगों के लिए सोचने वाले गार्जियन है। हमारी अपनी सरल भाषा में उन्हें गार्जियन कहेंगे। और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो वरिष्ठ पत्रकार के भी वो प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के सभी लोगों के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जी के लिए भी प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी के लिए भी प्रधानमंत्री हैं और इस देश के सभी विपक्षी दलों के लिए वो प्रधानमंत्री हैं। मुद्दे लड़ाई की अलग हैं, लेकिन घर में, जब आपके घर में जब कोई त्योहार होता है, जब आपके यहाँ पूरी सब्जी बनती है, तो ये सोच के नहीं बनती कि ये 4 पूड़ी मेरे बेटे के लिए है, ये 4 पूड़ी मेरे दूसरे भतीजे के लिए है। वो पूरी सब्जी जब बनती है तो सबको साथ में लेकर के, ध्यान में रख के बनाई जाती है। वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो चुका है, ये देश को समझना पड़ेगा और उसका नतीजा ये है कि वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें, विश्व के किसी भी देश ने हमें सपोर्ट नहीं किया टर्की के अलावा। और आज टर्की के प्रति आप देख रहे हैं लोगों की, हमारे देश ने उनके साथ जितनी भी उनके साथ जो हमारे व्यापारिक जो हमारी संधि थी, वो सब कुछ वो तोड़ रहे हैं लेकर के, क्योंकि हमें पता लग गया ना कि किसने साथ दिया किसका। बहुत सही चीज बोला और बहुत ही सरल भाषा में आपने ये बातें हमें बताई हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे देश की एक छवि पूरे विश्व में जाहिर की है और हमारा जो एक ओहदा विश्व में बढ़ाया है, वो ऑपरेशन सिंदूर से हम देख सकते हैं, क्योंकि हर देश विदेश में सिर्फ और सिर्फ इसी की ही चर्चा चल रही है। हर देश विदेश में बड़े बड़े न्यूज में रिपोर्टर्स सिर्फ इसी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इसी से ही पता चलता है कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक कितना बड़ा कदम लिया है और उसके बारे में कितनी सोच को रख के और कितने लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा करके इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसके बारे में आप तो खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप भी ऐसे कितने सारे सम्मेलनों में गए होंगे और इतनी सारी चर्चाएं की होंगी जहां पे आपने देखा होगा कि इसके बारे में चर्चाएं हुई होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले इसके बारे में कदम नहीं उठाए गए 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद ऐसा कोई उनका आक्रमण नहीं था जिसका हमने जवाब नहीं दिया। इस पे आप क्या बोलेंगे? ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि 2014 के बाद से किसी भी प्रकार का आक्रमण का तात्पर्य हमेशा ये नहीं होता है कि युद्ध कर लिया किसी ने देश के ऊपर, किसी ने, पाकिस्तान ने जैसे अभी आक्रमण करने की बात जैसे आई। आक्रमण का मतलब होता है कि कभी आपके किसी इलाके में बम विस्फोट हो जाता है, आपके किसी इलाके में धुआंधार गोलियां चलाई जाती है, उसको भी आक्रमण कहते हैं, वो भी आक्रमण है। वो ये कोई रामायण सीरियल या कोई फिल्मों की तरह ये नहीं कि दो सेनाएं लड़ गई उसको आक्रमण हो गया, वो बोलते हैं आक्रमण तो लड़ाई शुरू हो जाती है। आक्रमण का मतलब हमारे इर्द गिर्द कोई आक्रमण होता है, जैसे कोरोना, ये अपने आप में एक आक्रमण था वायरस का। तो ऐसे किसी भी आक्रमण के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव इस देश के हित में काम किया है। और ये मैं आपको बताते चलूं खास तौर से, क्योंकि ये बात बहुत सारे विपक्षी जो लोग हैं, सोच के लोग हैं, और जो यूट्यूब चैनल्स खास तौर से मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने सबके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा वायरस डाला हुआ है। इन लोगों ने ही कोरोना रखा हुआ है, कोरोना तो चला गया, लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल के जो जर्नलिस्ट हैं, जो विपक्षी सोच जो है ना, अब विपक्षी दल नहीं रहा इस देश में, विपक्षी सोच हो चुकी है। मैं सोच बोल गया, कहीं ना कहीं शौचालय में शब्द आता है, विपक्षी शौचालय जो आज तक तैयार हो चुका है ना, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। कम से कम जब देश की बात आती है, मोहल्ले में भी दो लोग में झगड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरे मोहल्ले का आदमी वहां पे आता है तो सारा मोहल्ला एक हो जाता है। बिल्कुल सही बोला। आप सोचिए, आप एक महिला है, आप भी कहीं जाती होंगी तो घर में कुछ शोर होता है, आपस में झगड़ा होता है, जब बगल के पड़ोसी पूछने आते हैं क्या हो गया, तो आप कहते हैं अपने मतलब रखो। हमारे यहाँ तो हमारे अपने ही हम पर बोल रहे हैं कि नहीं आपने गलत किया, उन्होंने सही किया। अरे आप कैसे बता सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने जो उन्होंने कार्रवाई की, आप और हम सब डरे तो हुए थे, लेकिन कोई हानि हुई? कोई व्यक्ति की जान गई? शहीद कौन हुआ? हमारा वो जवान जो रक्षा करते हुए अपनी जान को जिसने अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी जान को शहीद कर दिया। क्या कोई आम सिविलियन यहाँ पे किसी की डेथ हुई है? 26 लोगों को मार दिया गया हमारे जो है, उसका जवाब यही था जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये जवाब अगर दिया गया होता ना 2014 से पहले, तो 26 जाने बच जाती। आज को विपक्षी सोच के लोगों ने बोला वहां सेना नहीं थी, क्या शहर के अंदर हम 24 घंटे सेना रख दें क्या? ये क्या सोच है? किसी के बहकावे में आके कुछ लोगों ने बयान दे दिए, लेकिन जब उनके साथ जब ये पाकिस्तानी हमला हमने किया और जो स्थिति आपने देखी, पूरे विश्व में लोगों ने बोला कि डंका बच गया भारत का। वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है उस देश का कि हम लोग की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी डर गया ना कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तुम तो अपने आप को बताते हो मैं जो न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री हूं, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में WWWXXXYY बोल रहे थे तुम, अब क्यों बस बोलना रह गया? बोला उसके बारे में जाता है जिसके लिए हैसियत होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोले। और मैं आपको बताते चलूं, ऑपरेशन सिंदूर आगे भी चलेगा। अगर किसी ने सिंदूर के ऊपर कभी आन बान पर कभी किसी ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, हमारा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उन सबकी रक्षा 1.5 अरब लोगों के वो देशवासियों के प्रधानमंत्री जी है, मेरे भी हैं। पत्रकार बाद में हूं, पहले वो मैं देशवासी हूं और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, आपके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए कभी भी कोई ऐसी घटना होगी तो निश्चित रूप से उसका करारा जवाब देंगे और उसकी सफाई हमें नहीं मांगनी किसी से। काम करते रहेंगे हम, कुछ लोग भौंकेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, वो उनका काम है। लेकिन देश के हित में जो आदरणीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो कर रहे थे, और 9 जून को उनको 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप देखिएगा ये 11वां साल सबसे लकी साल होता है। हमारे यहाँ 11 नंबर को शुभ माना जाता है ना, आप देखिएगा ये कितना शुभ होने वाला है। बहुत बेहतरीन साल होगा। मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार जिसको चुन के भेजा गया है वो निश्चित रूप से देश के इतने तमाम काम करेगी और भी बेहतर इसी तरह के मुद्दों पर आप उससे सवाल जवाब करें। बहुत सही जवाब दिया है आपने। एक छोटा सा एक और सवाल पूछूंगी मैं। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, अटैक जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद अगले ही दिन वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे जितने भी पीड़ित परिवार थे उनको कहीं ना कहीं एक सहारा, एक उनके पिता की तरह उनके साथ खड़े रहे और उनको एक सहारा दिया और बोला
कि बिल्कुल तुम चिंता मत करना। तब तक तो हम जानते भी नहीं थे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन हमारे गृह मंत्री जी जब वहां पहुंचते हैं तभी हमें एक ताकत मिल चुकी थी। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूं तनुश्री जी की। हमारे जो जर्नलिस्ट है ना, जो रात को 9 से 11 तक बैठ करके बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो पहुंच जाते हैं, कश्मीर पहुंच जाएंगे, बिहार चुनाव में पहुंचेंगे, देखिएगा बहुत तेजी से पहुंचेंगे, दिल्ली के चुनाव में पहुंच जाते हैं। उनकी भी सोच ये नहीं है, उन्होंने भी कभी, वो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं ना, आपने इतनी पहुंच, क्योंकि वो पत्रकार है, आप पत्रकार नहीं है, आप एक एंकर हैं, फिर भी आपने सवाल पूछा आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में खासतौर से। लेकिन मोदी जी सब जगह हैं, वो गृह मंत्री के अलावा मैं नाम बोल रहा हूं, लेकिन वो सभी मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री है ना, तो सभी मंत्रियों के हेड है। नाम देखिए, आपका हमेशा जो सिक्के पे जो पहला जो चेहरा है जिसके नाम पे आप चुनाव जीते हैं, वो तो है ही है। तो लेकिन अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। और वो इसी प्रकार से, और आप ये देखिए, मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने बोला है कि आगामी वर्षों में नक्सलाइट्स पूरे खत्म हो जाएंगे, और आप देखिएगा बिल्कुल। अभी छत्तीसगढ़ में आपने देखिए किस प्रकार का वहां पे क्या हुआ है। ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ? वही सेनाएं, वही पब्लिक, वही आर्म्स, वही आर्टिलरीज, वही तो थी। मैं राफेल की बात करते हुए, मैं भूल गया इस बात को बताते हुए, राफेल को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था कि राफेल में गए थे, वहां तो क्या है, फ्रांस की राफेल है, रशिया से क्या है S-400। देखा आपने क्या असर हुआ? ये कोई भी पैसा, ये जो हम जीएसटी दे रहे हैं ना, जो इनकम टैक्स आप दे रही हैं, ये जो टीडीएस आप दे रही हैं, ये उसका नतीजा है। मुझे लगता है मैं अपने देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा ना, जो ऋण है जो देश के प्रति, सिर्फ जबान से नहीं, लाइक्स के नहीं, पैसा देकर के ऋण चुकाइए, अपना टैक्स दीजिए, वो बहुत जरूरी है। और उसी टैक्स का नतीजा ये है कि आने वाले समय पे हम सब आपके लिए हम सुरक्षित, और इसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे होंगे। अगर नहीं देंगे तो हमारी भी स्थिति पड़ोसी मुल्क की तरह हो जाएगी। तो हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बोल के और लाइक करके नहीं, चुनाव में वोट डाल करके, और खासतौर से उस सरकार को, और अपना काम करके, अपना कर्म निभा करके, तो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और मैं बताते चलूं, आपने गृह मंत्री जी के बारे में बात बोली, वो वहां से एक दिन नहीं गए, वो 24 घंटे लगातार, वो उस समय नहीं, वो तब से यहाँ पे लगे हुए हैं जब वो गृह मंत्री देश के बने हुए हैं। वो बहुत कुछ करते हैं, और उनके मंत्रालय ऐसा है जिसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। इस देश की तमाम फोर्सेस उनके अंडर में है, उसके अलावा भी वो देश के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती से। मुझे लगता है वो भी प्रधानमंत्री जी के परछाई हैं। और जब तक ये दो लोग हमारे देश में हैं, हम सुरक्षित हैं। और सिर्फ दो लोगों को क्रेडिट देने का तात्पर्य ये नहीं कि मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, पूरी ये सरकार और वो लोग जिन्हें हमने चुन के भेजा है, वो सब लोग हमारे लिए रक्षक की तरह मौजूद है। मुझे लगता है तब तक हमें भयभीत होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं भी इस पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम लोग बहुत सवाल करते हैं कि हम बहुत टैक्स देते हैं और हमें हर चीज में टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। कहीं आज ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इसका सबूत दे दिया है कि आज उस टैक्स का जो पूरा पैसा हमारे डिफेंस सिस्टम में जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। बृजमोहन सिंह जी के इस आखिरी संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लोकमाता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत एक प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कार्य पर चर्चा की गई। अहिल्याबाई होलकर का योगदान भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म, महिला स्वावलंबन के लिए किस रूप में था, यह आपके सामने उसकी एक झलक हमारे पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसे थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी
कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छत विछत हो चुका था या होए जा रहा था। उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य कितना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होना है और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया। जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है, ये वही मंदिर है जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच में स्थापित किया था। केदारनाथ धाम का मंदिर आपने देखा होगा। केदारनाथ धाम में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, 2012-13 में भी आई थी, लेकिन मंदिर अजेय बना रहा। आप याद करिए, आज भी वहां का रास्ता, वहां का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, लेकिन उस कालखंड में उस मंदिर को बनाना, उसको एक भव्य रूप देना। सोमनाथ का मंदिर याद करिए, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहला आक्रमण भारत के अंदर किसी एक मंदिर पे हुआ था और गजनी से आया हुआ लुटेरा मोहम्मद गजनवी ने जिस मंदिर को छत विछत किया था वह सोमनाथ का मंदिर था। 1000 वर्ष पहले उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद वहां पर फिर से भगवान सोमनाथ की मंदिर की पुनर्स्थापना हो, यह संकल्प उस कालखंड में किसी ने लिया था तो मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लिया था। याद करिए, आप सुदूर रामेश्वरम में जाएंगे, वहां पर भी आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा। यानी अनेक ऐसे स्थलों का पुनरुद्धार करने का कार्य, उन्हें नया जीवन देने का कार्य, जो सनातन धर्म की पहचान थी, सनातन धर्म को पहचान दिलाने का काम एक और उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी परवाह के मालवा राज्य की सीमा का अतिक्रमण करते हुए देश के अंदर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बेहतर भारत में उस कार्य को उन्होंने
बिना किसी परवाह के करने का कार्य उस कालखंड में किया। और दूसरा कार्य महिला स्वावलंबन के लिए किया जाने वाला कार्य। महिला स्वावलंबन का जो कार्य है, जिसके बारे में अभी यहां पर आज की मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती कविता पाटीदार जी अपनी बात को कह रही थी, माहिष्मती की साड़ियां ये उसी प्रकार से विख्यात हैं जैसे काशी की साड़ियां हैं। अपनी कलाकृति के लिए, जरी जरदारी के लिए भारत की उत्कृष्ट सिल्क के उन नमूनों के लिए, कलाकृतियों के लिए जानी जाती है। और हर सनातन धर्मावलंबी अपने घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी के मांगलिक कार्यक्रम के समय इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेता है और उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें दान देता है, उन्हें उपलब्ध करवाता है। यह कार्य भी उस कालखंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस कार्य को वहां प्रारंभ किया। देश के अंदर नदियों में घाटों का, पक्के घाटों का निर्माण हो, घाटों के माध्यम से हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। केवल मध्य प्रदेश के महिष्मती में ही नहीं, काशी के घाटों को भी निर्माण करने का कार्य हो, हरिद्वार के घाटों के निर्माण का कार्य करने का हो, देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उस प्रकार के घाटों का निर्माण करना हो, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करना। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं थी, आबादी कम थी, लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए बावड़ियां भी बनाई जाती थी। देश के अंदर जहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ी, उस कार्य के साथ उन्होंने मजबूती के साथ जुड़ करके इस अभियान को एक नई गति देने का काम किया था। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में, सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है, या जो हमें 1500 वर्ष पहले आदि शंकर के द्वारा स्थापित 4 पीठों के माध्यम से देखने को मिलता है। आदि शंकर का जन्म केरल में होता है। केरल में जन्म लेने वाला एक सन्यासी मात्र 32 वर्ष की आयु जीता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। कोई भी राजनीतिक ताकत उन्हें वहां पर इन धार्मिक स्थलों को रोकने से वंचित नहीं करता, रोकता नहीं, कोई बाधा नहीं खड़ी करता, बल्कि नेतृत्व उन्होंने दिया। उस समय की राजनीतिक ताकतें, राजे रजवाड़े उनके साथ जुड़ करके उसे भव्य स्वरूप देने में अपना योगदान दिए। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था, जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ। 13 दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था। उस समय भी उल्लेख किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।